तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आज के यूनिक ट्यूटोरियल के एक नए लेक्चर क्लास 12 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स चैप्टर नंबर 1। तो आपको ऑलरेडी पता है कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज मैटर रखते हैं। तो हमने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का 60% पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। अब बचता है हमारा सिर्फ 40% पोर्शन। तो फटाफट आज के लेक्चर में हम लोग अपना बचा हुआ ये 40% पोर्शन भी कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर के एक शॉर्ट रिविजन्स के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर करते हैं वाइंड अप और फिर आएंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाई वेटेज चैप्टर्स के साथ। अब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल जो पढ़ा था हेनरी फेयल्स प्रिंसिपल था, मैंने आप लोगों को उसका एक छोटा की पॉइंट भी बता दिया था, यू स्क्वायर डोसा राइस, जिसकी वजह से आपको बहुत इजीली वो बाय हार्ट हो गया। अब वैसे ही एक और प्रिंसिपल, मोस्टली इफ यू कंपेयर दिस टू प्रिंसिपल, ज्यादा वेटेज हेनरी फेयल का है, बट लक वाइज हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि क्या आ सकता है और क्या नहीं। तो इसके लिए एक बार इसको भी पढ़कर रखना एज अ सेफ्टी साइड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम जो अभी प्रिंसिपल देखने वाले ये किसने दिया था, फ्रेडरिक विंसलो लेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल था। अब इनका ना एक ही चीज कहना था, देखो ये क्या बोलते थे कि भाई कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी रूल तुम साइंस कैसे बोलता है, साइंस क्या बोलता है कि हर चीज को रिसर्च करो, खुद देखो और फिर मानो कि वो चीज सही है या गलत है। तो यही चीज ये बोलते थे कि भाई अगर तुमको मानना है कि कोई चीज सही है गलत है क्या नहीं, उस पर तभी ट्रस्ट करो जब तुम उसको रिसर्च करोगे, तुम प्रैक्टिकली उस चीज को देखोगे, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि ये चीज सही थी या ये चीज गलत थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं, ये एक अमेरिकन थे जिन्होंने अपना करियर एक्चुअल में एक मैकेनिस्ट के वे में स्टार्ट किया था। मिडवेल स्टील वर्क एक कंपनी थी, वहां पे काम करते थे, मैकेनिक का काम करते थे, बट धीरे धीरे आगे जाके उन्होंने अपने हार्ड वर्क से उसी कंपनी में कौन सी पोजीशन ली थी, चीफ इंजीनियर की पोजीशन उन्होंने कॉन्कर किया था। स्टार्ट उन्होंने करियर एक मैकेनिस्ट, मतलब एक मैकेनिक होता है ना जो बनाते, उससे स्टार्ट किया था, बट अपने हार्ड वर्क से उन्होंने अपना पोजीशन चीफ इंजीनियर का लिया था। और आप सोच सकते हो कि एक पर्सन जब इस लोएस्ट से इतने हाईएस्ट पे गया तो उसने क्या कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया, उसके पास क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते थे, ये हम लोग इस पार्ट से समझ सकते हैं। अब देखो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए हमारा क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, देखो वो क्या बोलते हैं। पहला वो बोलते हैं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वो क्या बोलते हैं पता, सिंपल लॉजिक। उन्होंने बोला कि मैंने ये मैनेजमेंट की पॉलिसी बता दी और तुम उसी को लेके फॉलो करो, मतलब वो कोई थंब नहीं है कि किसी ने बोल दिया और तुम उसी को लेके चल रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक साइंस है, टाइम के साथ चेंज होता है, नए एक्सपेरिमेंट आते हैं, नए कंपनी में काम किया, नए एनवायरनमेंट दिया, नई चीज आपने सीखा और उसके हिसाब से पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होता है। देखो क्या बोलते हैं, इट इज कंसर्न विद selecting the best way of performing job after scientific analyze, कि हर चीज को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद मैं ये देखती हूँ कि भाई क्या सही है, ये सेक्शन सही है, मुझे इस तरीके से इसमें काम करना है, नहीं ये मैंने उस कंपनी में ये पैटर्न फॉलो किया था कि मैं मार्केटिंग करती थी और बैलेंस बाजती थी, चल जाता, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ मुझे मेरा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो आप कोई भी काम करते हो तो आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो, क्या रूल फॉलो कर रहे हो, उस चीज को समझना जरूरी है। सो दैट इज ही वाज सेइंग, इट इज कंसर्न with selecting the best way of performing job, कि भाई मुझे क्या करना है और किस तरीके से करना है, इसको समझना है। सेकंड उन्होंने क्या बोला, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी क्या बोला कि सबसे पहले अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज में और एम्प्लॉयर्स में हमेशा झगड़े हो रहे, पोजीशन का वो रुबाब दिखा रहा है, छोटे वाले को बता भाई तू तो नीचे है, तेरे को मेरे हिसाब से ये करना पड़ेगा, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, झगड़े हो रहे, तो मैनेजमेंट कभी भी अच्छा नहीं चलेगा। शांति के साथ करना है, झगड़े के साथ काम नहीं करना है। थर्ड पॉइंट,
मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटली समझना है कि एक सीए बैठा है तो सीए को पूरी इज्जत दे रहे, और फैक्ट्री में बैठा हुआ इंसान जो इस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है हम उसको इज्जत ही नहीं देते, तो वो फैक्ट्री वाला बंदा अगर स्ट्राइक पे चल गया ना तो चार्टेड अकाउंटेंट बैठ के भी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब हमारे मेंटालिटी ये समझना है कि मेरा लोअर लेवल का जो एम्प्लॉय है या मेरे हायर लेवल का एम्प्लॉय सब मेरे लिए एक बराबर है, सबको एक जैसा रेप्यूटेशन देना है। बोथ शुड रियलाइज इक्वल। वो बेचारा सोचे अरे मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, तो वो आपके कंपनी में एफर्ट नहीं डालेगा। आपको उसके दिमाग में ये बात डालनी है कि भाई ये कंपनी चाहे बड़ी पोजीशन वाला हो क्या चाहे छोटी पोजीशन वाला हो, मैनेजर हर किसी को सेम तरीके से देख रहा है। नेक्स्ट, कॉपरेशन के साथ करना है। आज मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और मैं कंपनी में काम करके सोचती हूँ बस मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए मेरा लेना देना नहीं है। अगर क्रिकेट टीम में हर प्लेयर ये सोच ले कि भाई क्रिकेट की टीम जीतती है या नहीं जीतती है पर मुझे के प्लेयर अच्छा सा खेलना है, तो हो गया कल्याण। हमेशा प्लेयर्स यही सोचते हैं कि भाई हमको जब लास्ट बॉल है तो वो यही सोचता है कि भाई लास्ट बॉल पे हमको लास्ट विकेट लेने की जरूरत है तो लेना है क्योंकि टीम को जिताना है। तो अगर कंपनी में काम करना है तो खुद के बारे में नहीं, कॉपरेशन के साथ करो। सिर्फ इंडिविजुअलिज्म मतलब खुद के बारे में सिर्फ मत सोचो, आपको कंपनी को सोच के चलना है, आपको कंपनी के बारे में लेके चलना है कि भाई हमें कंपनी को आगे बढ़ानी है, सिर्फ अपनी ही बातें अपनी ही चीजों को लेकर चलना नहीं है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पर्सन आया मेरे पास जॉब के लिए, मार्केटिंग का बंदा, मैंने उसको बोला भाई आपका काम है कि सुबह सुबह इधर आना और हिसाब किताब करो कि कल एक दिन पहले कितने का सामान बिका है, उसके बाद 12 बजे निकल जाओ और 12 बजे से लेके 5 बजे तक मार्केटिंग करो और 5 बजे तुम वापस ऑफिस में आओ फिर हिसाब करो। क्या वो बंदा काम कर पाएगा? क्या काम का डिवीजन जरूरी है कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम सिर्फ मार्केटिंग करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खाली फाइनेंस संभालो कितना पैसा जा रहा है, तुम्हारा काम है खाली प्रोडक्शन करो। तो जो काम होता है जब उसको प्रॉपरली डिवाइड कर देंगे तो किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आती है, और जो काम कर रहा है उसको पता है कि भाई मुझे सिर्फ यही एक काम करना है, मुझे सारी चीजें नहीं देखनी है, तो वो अपने काम में परफेक्शन देने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेट एफिशिएंसी। अब एक एम्प्लॉयर, एक अगर आपकी कंपनी में, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, मुझे वहां का सिस्टम नहीं पता है, मुझे वहां का पैटर्न नहीं पता है, एक बार मैंने काम किया फिर मेरे को बोल दिया ठीक है आपको कल से ना जॉब पे आना है, आप काम करना स्टार्ट कर दो। अब मैं कल से जॉब पे चली गई, मैं बैठी हूँ मुंह देख रही हूँ भाई मेरे को क्या करना है, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है कैसे चीजें करनी है, चाहे मेरा कितना भी एक्सपीरियंस हो। बट एक बार जब आप किसी नई कंपनी में जाते हो तो आपको चीजें सीखनी पड़ती है। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को एफिशिएंट बनाना है, आपको अपनी कंपनीज का रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि उनको प्रोवाइड करनी है ट्रेनिंग। एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के थ्रू, कि अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी मतलब उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ानी है तो टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़े उनको क्या प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। बिकॉज ट्रेनिंग उनको मिलेगी तो उनके आइडियाज बढ़ेंगे, उनका एफर्ट बढ़ेगा। तो ये थे टोटल 6 पॉइंट्स ऑफ फ्रेडरिक विंसलो टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 6 पॉइंट्स में आपका ये सारा प्रिंसिपल कवर होता है। बहुत ही इजी पार्ट था। अब नेक्स्ट हमारा टेक्निक वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बात किया था, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चांसेस बहुत कम रहते हैं बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ के रखोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भाई अगर मैनेजमेंट है तो साइंटिफिक क्या बोला था कि चीजों को रिसर्च करो, एनालाइज करो और फिर उस चीज को समझो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है? सबसे पहले वर्क स्टडी, प्रॉपर वर्क शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट। प्रॉपर शुड वर्क क्या होता है कि मैनेजमेंट को समझना है कि कौन से टाइम पे किस टाइम चीजों का टाइम, अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड इस टाइम पे ज्यादा है उस टाइम पे प्रोडक्शन बना रही है, ये टाइम आ रहा है मार्केटिंग अच्छा करना है मार्केटिंग करो। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि कौन से काम को कौन से टाइम पर हमें खत्म करना है वो समझना, मतलब कब काम करना है उसकी स्टडी करना। इसके अंदर इसके टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बोलता है? टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू अ पर्टिकुलर टास्क। कि भाई मेरे जितने भी एम्प्लॉयज है मैंने उनको बोल दिया ये 100 प्रोडक्ट है, इस 100 प्रोडक्ट को 10 दिन के अंदर बेचना है। मतलब ये तुम्हारा टास्क है कि इस काम को तुमको इतने टाइम में एनी हाउ करना है।
तो टाइम स्टडी देखो, ऐसा नहीं कि कोई अगर जैसे एक होता है कभी कभी कंपनी वाले, अगर कंपनी ने मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि भाई एक काम कर, ये जो प्रोडक्ट है तुझे 2 दिन के अंदर बेचना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से मत देखो, तुम खुद एनालाइज करो कि भाई ये काम कितने दिन में हो सकता है और उस टाइम के हिसाब से उसको टास्क के लिए टारगेट दो। सेकेंड मेथड, अगर जैसे अभी खतरों के खिलाड़ी देखा ना, तो खतरों के खिलाड़ी में आप लोग ने क्या देखा होगा, उसमें क्या करते, जब भी कोई वो लोग कंटेस्टेंट को टास्क करवाते तो पहले क्रू मेंबर खुद करता है, वो टास्क कितने टाइम में हो सकता है, कितना ले सकते, तो वो कैसे मेथड से कर सकते, उसके बाद अभी आश्चर्य आया था ना, ऐसा एकदम हीरो बन के मैं नहीं करूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, टास्क कोई करके दिखा दे, मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ। बाद में उसको वीडियो दिखाया गया कि उनके क्रू मेंबर्स ने वो टास्क किया है। मतलब अगर वो किसी को टास्क दे रहे तो वो कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, वो ध्यान रखो। थर्ड आता है फैटिक। फैटिक का मतलब क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज को 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे के लिए काम करने के लिए दे देते हो, वो क्या हो जाता है, ओवर प्रेशराइज्ड होता है। और जब ओवर प्रेशराइज्ड हो जाता है तो उनके काम वो प्रॉपरली नहीं, तो 24 घंटे फैटिक स्टडी क्या होता है कि वो कंटिन्यू 10-10 12-12 24-24 घंटे उसको काम करवाता है, और काम करवाने में इतना काम हो जाता है वो ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं और फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिक। फैटिक क्या होता है, जब आप किसी को मेंटली 24 घंटे में से 18 घंटे काम करवा रहे हो, वो मेंटली फिजिकली पूरा हरास्ड हो चुका है, तो वो प्रेशराइज्ड हो जाता है और उससे काम नहीं हो पाता है। तो कितने आवर्स कितने आवर्स काम एक एम्प्लॉय कर सकता है, उस चीज को समझना। नेक्स्ट, फिर कंपनी के अंदर अब एक काम करने के लिए मैंने पुराना कोई इक्विपमेंट और टूल्स रखी हो कि जो काम मेरा नया इक्विपमेंट नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, अब उस नए टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं अपने काम को जो 4 घंटे में होता है वो 2 घंटे में कर सकती हूँ। बट हम क्या कर रहे हैं कि बस हमें खर्चे नहीं करने, तो पुराने टूल्स दिख रहे। अब पुराने टूल्स जब रखेंगे ना तो उसका रिजल्ट क्या होता है पता है, एक ही चीज होता है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप अपने टाइम को कम कंज्यूम करवाओगे, प्रोडक्ट को जल्दी रेडी करोगे, तो आपका कॉस्ट उसके ऊपर आपके जो नॉर्मल वर्किंग कॉस्ट होते हैं वो सब कम हो जाता है। तो ये चीज समझना कि जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स आज हम अपनी कंपनी में यूज कर रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना है। मतलब अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो भाई उसको लेकर आना है। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक टास्क कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए। तब मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को बोले कि भाई ये काम को मिनिमम 15 दिन लगेगा, आप लोगों को 15 दिन के अंदर ये काम करके देना है। एनालाइज करके रखो। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, अब एक पर्सन मार्केटिंग का पढ़ के आया, एमबीए उसने इन मार्केटिंग की है, आप उस पर्सन को बोलते हो चलो बैठ के फाइनेंस का काम करो, तो क्या वो फाइनेंस करेगा? पूरे आपकी चौपड़ी की हिसाब किताब की सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पे नहीं रखा है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि सही पर्सन को सिलेक्ट करना और उसको सही तरीके से ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। मतलब एक इंसान 10 घंटे आपके यहाँ पे काम कर रहा है और उस 10 घंटे के लिए उसको अगर 20,000 मिलना चाहिए, आप उसको 10,000 दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा, वो इनपुट नहीं डालेगा। तो जिस तरीके से वो काम करता है और जितना उसका काम एफर्ट देता है उतना ही आपको उसको पे करना है। और इसके साथ हमारा जो ये लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये होता है यहाँ पर खत्म। इस चैप्टर के साथ इसका जो पार्ट 1 है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने एक प्रिंसिपल और एक टेक्निक देखा, और इसका पार्ट 1 इंट्रोडक्शन और एक हेनरी फ्योल प्रिंसिपल वो आपको पार्ट 1 में मिलेगा। और बहुत जल्दी हम अपने इंपॉर्टेंट ओसी की जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 के साथ आएंगे, ताकि आप अपने स्कोर 70+ जा सको। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट और कितने आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।